हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 4th का चैप्टर नंबर 2 जब गांधी जी ने की धुलाई ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। यह चैप्टर गांधी जी की आत्मकथा की कुछ पंक्तियां हैं। यह उनकी आत्मकथा से ली गई है और इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि गांधी जी अपना कार्य कैसे करते थे और उनकी अपने कार्य के प्रति कितनी ईमानदारी और समझदारी थी। तो अब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आवास स्थल के लिए साज सामान भी बसाया, पर मेरे मन में उसके प्रति कभी मोह उत्पन्न न हो सका। इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने अपने आवास स्थल मतलब अपने रहने के स्थान के लिए साज सामान सब लाए, पर उसके प्रति कभी उनको मोह नहीं हुआ, मतलब उसके प्रति वो कभी आकर्षित नहीं हुए। अगला पैरा है, इसलिए आवास स्थल बसाने के साथ ही मैंने खर्च कम करना शुरू कर दिया। आगे है कि आवास स्थल तो बसा लिया, पर उन्होंने इसके लिए अपना खर्चा कम किया। वो इस पर फालतू का खर्चा नहीं करते थे। धोबी का खर्च भी अधिक ज्ञात हुआ। धोबी मतलब कपड़े धोने वाले का खर्चा भी गांधी जी को अधिक लगता था। इसके अलावा धोबी निश्चित समय पर कपड़े ना लौटाता था। सबसे बड़ी समस्या यह आई कि वह जो धोबी था वह एक निश्चित समय पे कपड़े नहीं वापस करने आता था, मतलब वह अपने समय से आता था, वह गांधी जी के हिसाब से कपड़े वापस नहीं कर जाता था। इसलिए 2-3 दर्जन कमीजों एवं उतने ही कॉलरों से भी मेरा कार्य चल नहीं पाता था। कॉलर जानते हैं आप लोग क्या होता है? कमीज के अंदर से एक कपड़ा लगाया जाता है जिससे कमीज ज़्यादा गंदी ना हो, उसे कॉलर कहते हैं। तो बताया गया है इसमें कि 2-3 दर्जन कमीजें थी गांधी जी के पास और 2-3 दर्जन उनके पास कॉलर थे, फिर भी ये पर्याप्त नहीं थे। इनसे कार्य गांधी जी का नहीं हो पाता था। कॉलर में प्रतिदिन बदलता था। गांधी जी बता रहे हैं कि कॉलर में प्रतिदिन बदलता था, कमीज प्रतिदिन नहीं, एक दिन के अंतर से बदलता था। और कमीज एक दिन प्रतिदिन के हिसाब से वो नहीं बदलते, एक एक दिन छोड़ के बदलते थे। इससे दोहरा खर्चा होता था। मुझे यह व्यर्थ प्रतीत हुआ। इससे गांधी जी का खर्चा अत्यधिक होता था और उन्हें यह फालतू का या व्यर्थ मालूम पड़ता था। अगला पैरा है, मैंने इसलिए धुलाई का सामान जुटाया। आगे बताया गया है कि इसलिए गांधी जी ने धुलाई का सारा सामान अपने आप इकट्ठा किया। धुलाई कला पर पुस्तक पढ़ी और धोना सीखा। और धुलाई कार्य करने के लिए गांधी जी ने एक पुस्तक पढ़ी कि कपड़े की धुलाई कैसे की जाती है। पत्नी को भी सिखाया और उनकी पत्नी का नाम क्या था? गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। और अपनी पत्नी कस्तूरबा जी को भी कपड़े धोने की कला बताई। कार्य का कुछ भार तो बढ़ा ही, पर नया कार्य होने से उसे करने का आनंद आता था। आगे बताया गया है कि गांधी जी जो है कपड़े धोने का कार्य तो गांधी जी के ऊपर बढ़ गया, पर उन्हें यह नया कार्य करने और सीखने में बहुत मज़ा आ रहा था। अगला पैरा है, प्रथम बार अपने हाथों धोए हुए कॉलर को तो मैं भूल नहीं सकता। उसमें कलफ अधिक लग गया था एवं स्त्री पूरी गर्म न थी। गांधी जी बता रहे हैं कि सबसे पहली बार जो उन्होंने कॉलर धुला था वह धुलाई वह कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उस धुलाई में कलफ ज़्यादा लग गया था। कलफ आप लोग जानते हैं, सूती कपड़ों पे कड़क करने के लिए कलफ लगाया जाता, जिससे सूती कपड़ा कड़ा रहे, वह ज़्यादा
मुलायम ना हो। तो उसमें जब प्रथम बार उन्होंने कपड़े धुले तो उसमें उन्होंने कलफ ज़्यादा लगा दी थी और इस्त्री पूरी तरह गर्म ना थी, और जो प्रेस किया हुआ था इस्त्री की थी वह भी पूरी तरह गर्म नहीं हुई थी। तिस पर कॉलर के जल जाने के डर से इस्त्री को मैंने अच्छी तरह दबाया भी नहीं था, और क्योंकि कॉलर पर जो है कलफ अधिक चढ़ गया था, इसलिए गांधी जी डर के मारे उस पर इस्त्री भी अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर बहुत हम हार्ड करेंगे, गरम ज़्यादा इस्त्री करेंगे तो वह कॉलर जल जाएगा। इससे कॉलर में कड़ापन तो आ गया, पर उसमें से कलफ झड़ता रहता था। उसमें बता रहे हैं गांधी जी कि कॉलर पे कड़ापन तो आ गया क्योंकि कलफ अधिक लग गया था, पर उसमें कलफ झड़ता रहता था, इतना ज़्यादा लग गया था कि वह झड़ता रहता था। ऐसी हालत में मैं कोर्ट गया और वहाँ वकीलों के लिए हास्य विनोद का साधन बन गया। ये आगे गांधी जी बता रहे हैं कि वही कॉलर पहन के जब मैं कोर्ट पहुँचा तो वकील लोग मुझ पर हंसने लगे और मैं हंसी का पात्र बन गया। पर इस तरह का हास्य विनोद सह लेने की शक्ति उस समय भी मुझ में अधिक थी, और इस हास्य विनोद का, और गांधी जी बता रहे हैं कि उस हास्य विनोद को मैंने किसी तरह सह लिया, क्योंकि उसमें मुझ में किसी के भी हंसी सहने की शक्ति थी। अगला पैराग्राफ है, सफाई देते हुए मैंने कहा, अपने हाथों कॉलर धोने का मेरा यह प्रथम प्रयोग है। फिर आगे बता रहे हैं गांधी जी ने उन लोगों से कहा कि यह कॉलर आज मैंने पहली बार अपने हाथ से धोया था, इसलिए ऐसा हुआ है। इस कारण से इसमें कलफ झड़ता है, इस कारण ये कॉलर से कलफ झड़ रहा है। मुझे इससे कोई अड़चन नहीं होती और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती है। इस पर आप सब लोगों के लिए विनोद की इतनी सामग्री जुटा रहा हूँ सौगाते में। और गांधी जी अपने साथ के लोगों से कहते हैं, और आप लोगों के हंसी का कारण बना हूँ वह अलग से। तो इस तरह गांधी जी अपने दोस्तों से बताते हैं कि आज पहली बार उन्होंने अपने कपड़े अपने स्वयं धुले थे, और इस तरह उनसे ये कलफ ज़्यादा लग गया था और इसीलिए वह झड़ रहा है, पर इस कलफ से उन्हें कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो अपने दोस्तों से कहते हैं, कम से कम इसी बहाने आप लोग हंसे तो, और आप लोगों को हंसाने का कार्य भी मैंने किया। एक सखा ने पूछा, पर क्या धोबियों का अकाल पड़ गया था? इनकी गांधी जी की यह बात सुनकर उनके एक दोस्त ने पूछ ही लिया कि क्या धोबी नहीं रह गए थे, धोबियों का अकाल हो गया था, जो यह कपड़े सब आपने अपने आप से धुल लिए? इस पर गांधी जी कहते हैं, यहाँ धोबी का खर्च मुझे तो असह्य ज्ञात होता है। गांधी जी ने बताया कि यह खर्च मुझे फालतू का लग रहा था, मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कॉलर की कीमत के बराबर धुलाई हो जाती थी, जितने का कॉलर होता था उतने रुपए ही मैं धुलाई दे देता था, एवं इतनी धुलाई देने के बाद भी धोबी की पराधीनता करनी पड़ती थी। आगे गांधी जी बता रहे हैं कि धुलाई तो मैं देता ही था, मतलब धुलाई के पैसे भी वो देते थे और धोबी की पराधीनता भी उनको सहनी पड़ती थी। इसकी अपेक्षा अपने हाथ से धोना मैं अधिक पसंद करता हूँ। धोबी की पराधीनता स्वीकार करने से अच्छा है कि मैं अपना काम अपने स्वयं से कर लूँ। इस तरह आप लोगों का ये चैप्टर लगभग आधा हो गया है। आधा चैप्टर हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग इतना चैप्टर तब तक पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू बच्चों।